Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter atoms. और आज हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रहेंगे आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ये सारी चीजें छोटे छोटे से पॉइंट हैं यहाँ पर जो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगा आपका होमवर्क, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। होमवर्क में क्या दिया था कि आपके पास में एनर्जी थी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी, आपके पास में फर्स्ट स्टेट की थी, सेकंड स्टेट की थी, उनको क्या एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है सारा बोला गया था। और आपको बोला गया था कि भैया उनका एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके लाना है। मतलब E1 माइनस E2 कितना आ रहा है, E2 माइनस E3 कितना आ रहा है। मतलब मैंने उल्टा बोला रहेगा, E2 माइनस E1 बोला रहेगा, E1 माइनस E2 के बजाय E3 माइनस E2 बोला रहेगा। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए मैं सीधा सीधा आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो E2 माइनस E1, जैसे आप चाहते हो कि भैया देखो E2 की वैल्यू है माइनस का 3.4 और E1 की वैल्यू है माइनस का 13.6। दोनों को अब आपसे बोला गया है कि E1 माइनस का E2 करना है, सॉरी E2 माइनस का E1 करना है। तो आप लिखोगे माइनस का 3.4 माइनस ऑफ माइनस का 13.6, तो ये आएगा माइनस का 3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मैंने एक करके दिखाया, बचे हुए आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ ये आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। देखो ये सारी एनर्जी लेवल E1 माइनस 13.6, E2 माइनस 3.4, E3 माइनस 1.51, E4 आपके पास में माइनस का 0.85 आ रही है। इवन दो इसके आगे हम लोग E5 और E6 भी निकाल चुके हैं, माइनस 0.54 वोल्ट और माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया हुआ था कंटिन्यूअसली। उसके बाद में इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, देखो मेन जो आपको काम आने वाले हैं वो यहां पर निकाला गया है। जैसे 2 और 1 का जो डिफरेंस है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहां पर देखो ये लाइन देखो क्या आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ मैंने लाइन दिखाई हुई है। अब ये क्या है लाइन नीचे से ऊपर जाने वाली, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे जरूर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा 3 और 1 का है 12.1, 4 और 1 का है 12.75। आंसर मैच करते जाइए, क्योंकि देखो ये सीधा सीधा मैंने डायग्राम उठाया है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यूज होंगी वो करेक्ट ही होंगी। अच्छा इसके बाद में देखो यहां पर दिया है 1.9 वोल्ट, ये इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर है। उसके आगे है 2.55, तो 2.55 मतलब इन दोनों का होना चाहिए कौन सा, 3.4 और 0.85 वाला जो डिफरेंस है वो 2.55 आ रहा होगा। अच्छा इन दोनों का जो है 1.51 और 0.85, तो वो 0.66 आएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस जो चाहिए थे वो मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर जो बचे हुए उनको भी आप लोग एक बार खुद से चेक कर लेना। देखो इतना मुझे डायग्राम मिला तो मैंने इतना वाला ही चिपका दिया सीधा, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन करके भी आपको निकाल के दे सकता था, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगली हेडिंग पर मूव ऑन करते हैं, और अगली जो हेडिंग है, अब देखो ये डायग्राम सीधा रेडीमेड दे दिया तो मेरा बहुत समय बच गया, अदरवाइज मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगते थे इन सारी वैल्यूज को आपको एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करके देने के लिए। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने काफी समय बचा लिया, उसका सदुपयोग करते हैं हम लोग, अपने अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में एक्साइटेशन एनर्जी। क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी। सबसे पहले तो भैया एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब समझिए। एक्साइटेशन मतलब एक्साइट करना है, तो मेनली क्या होता है, देखो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन एटम की सिचुएशन क्या है कि उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है क्या, नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जनरली कहां चक्कर लगा रहा होता है, जनरली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन मान के चलो इसको कहीं से बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, क्या हो जाए, एनर्जी मिल जाए। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगी, मान चलो आपके पास में हाइड्रोजन गैस है और उस पर आपने क्या कर दिया कि भैया लाइट इंसिडेंट करी, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, यस और नो, मैंने बोला यस। अब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो भी लाइट आप यूज करोगे उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। नाउ ये जो एनर्जी है, अब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। यदि ये पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर आपको मिलती है तो होगा क्या कि होगा ये, जैसे मान के चलो कि क्या हुआ कि आपने जो लाइट डाली है
उसमें जो फोटॉन्स है उनकी जो एनर्जी है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10.2 वोल्ट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके, देखो मैं इसको जरा मिटा के खाली कर देता हूं यहां पे, जिससे मुझे हेल्प मिले वापस इसको समझने में। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि एनर्जी मिलती है तो क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा सीधा सीधा यहां पर। कहां पर चला जाएगा? सेकंड वाली स्टेट में। सेकंड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट, जिसे बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बात मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है आप लोगों को, क्लियर है? यदि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है तो क्या होगा? वो पहुंच जाएगा थर्ड ऑर्बिट में, या इसे बोला जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका यहां पर जो वर्ड आ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब यह है कि भैया जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसे ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अब सवालों में सुनिए, कई बार आपको ऐसा सवाल मिलेगा कि भैया हाइड्रोजन के लिए, मोस्टली सवाल आपको पूरा पेपर में कभी भी जो क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोजन के लिए आता है। तो यहां पर मैंने 3 निकाल के दे रखी हैं। तो वो देता है सवाल में कि एक्साइटेशन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे उसने बोला 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपकी ट्यूबलाइट जल जानी चाहिए। इसका मीनिंग आप अपने दिमाग में क्या लगाओगे कि भैया हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहां गया है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया, क्योंकि 12.75 कहां आ रही है? मैंने 12.1 बोली थी कि 12.75 बोली थी? अच्छा, जो भी बोली है, मैंने मान के चलो 12.1 बोली है। तो 12.1 का मतलब है कि आप थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गए, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके हो। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। इसे जो हम लोग एनर्जी है उसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और इससे जो रिलेटेड पोटेंशियल होता है, मतलब यदि हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया है 12.1 वोल्ट की बैटरी से, तो 12.1 वोल्ट लगा के यदि एक्सेलरेट किया तो उसके पास में एनर्जी आएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो भी एक ही बात हो जाती है। सो दैट इज द फंडा ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने बोला है यहां पर क्या लिखा है? द एनर्जी नीडेड to take an electron from its ground state, जनरली ग्राउंड स्टेट होता है, लेकिन यहां पर ग्राउंड की जगह लोअर स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिख देता हूं, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, एक बात और मैं लगे हाथ तो बता देता हूं, यहां पे कई बार है ना बीच की भी वैल्यू हो सकती है। मतलब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो क्या होगा कि भैया वो कहां से कहां जा रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है। अब ये डेटा आपको याद, देखो जितना ज्यादा डेटा आपको याद होगा उतना समय कम लगेगा आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अदरवाइज आप है ना ये कैलकुलेशन करने में अटक जाओगे, यार ये 1.9 कब आएगा, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि मोस्टली डेटा आपको थोड़ा सा याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखो कब याद होगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एनर्जी वाले जो सवाल है उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके ये डेटा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि यार कैसे सर याद होगा, लेकिन नहीं, आराम से जब आप बहुत सारे सवालों को बनाओगे तो अपने आप आपको लगेगा कुछ देर बाद में सवालों को करने के बाद में कि अरे हाँ अब मेरे को याद होने लग रहा है। ठीक है? सो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सो दिस इज योर एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिया था, मैंने क्या दिया था कि जैसे मान के चलो n=1 से लेकर के n=2 तक पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी लग रही है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? मैं कहीं से कहीं पर भी पहुंचा सकता हूं, जहां से आपको जहां पहुंचाना है वहां से वहां आप पहुंचा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा जो यहां पर आपके पास में आ रहा है। यदि मान के चलो मैंने बोला कि जैसे 1.9 का एग्जांपल लिया तो कहां से कहां जा रहे हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो। क्लियर हुआ यहां तक का पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी आपको सीखना है, इसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है भैया?
तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल सी बात है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि आयोनाइज करते हैं। क्या करते हैं? आयोनाइज। अब देखो आयोनाइज किया मतलब जो आपका जो एटम है वो क्या हो चुका है? आयोनाइज हो चुका है, मतलब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैटायन और एनायन। यस और नो? लेकिन हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम में जो हम लोग जो आयोनाइज कर रहे हैं उसमें सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, मतलब कैटायन फॉर्म कर रहे हैं। H प्लस बनता है कि नहीं बनता है? हाइड्रोजन ने यदि एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, डोनेट कर दिया, तो H प्लस बनाता है क्या? हाइड्रोजन आयन बनाता है कि नहीं बनाता है? यस बनाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हाँ, अब ये कब H माइनस मतलब हाइड्राइड बनाता है और कब हाइड्रोजन प्लस बनाता है तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो एक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं उनके साथ में वो हाइड्राइड बनाएगा, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। अब देखो वो तो डिपेंड करता है आपने सीरीज कैसे सीखी है, उल्टी सीखी है कि सीधी सीखी है, मतलब एनोड पोटेंशियल के बेसिस पर सीखा है कि कैथोड पोटेंशियल के बेसिस पर सीखा है, आपने किस हिसाब से सीखा है उस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे लिथियम के लिए बात करें तो लिथियम की टेंडेंसी है कि वो कैटायन बनाएगा, और लिथियम के साथ में यदि हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन एनायन बनाएगा, तो LiH बनने की टेंडेंसी होगी। और लेकिन यही यदि मैंने Cl के साथ में ले तो H प्लस बनाने की टेंडेंसी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू Cl। तो ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, वो उससे हमें यहां पर कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना वो ये है कि भैया वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके कारण आपका जो एटम है वो आयोनाइज हो जाए। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि देखो जो एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था वो n इज टू 1 स्टेट में था, या हम लोग बोले ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन था, इसे कंप्लीटली निकालना है बाहर, इसे कंप्लीटली बाहर निकालना है, उसके बाद में वो फ्रीली मूव कर सकता है। सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा इसे कहते हैं। बात समझ में आई? श्योर है आप लोग? अच्छा भैया, तो हम लोगों ने जब इसको बोलने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। बात समझ में आ रही है? सो इसी के कारण आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो अब आप जानते हैं एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है En बराबर माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर की तो जरूरत है नहीं मुझे, तो मैं सिर्फ इतना यूज कर रहा हूं। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, E1 आएगा आपके पास में माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, मतलब माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप जानते हैं पहले से। अब मैंने बोला फॉर n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा? E इंफिनिटी आएगा माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, तो ये आएगा कितना? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी इनफाइनाइट स्टेट में है, मतलब वो एटम से क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है। तो अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जब आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है? एटम आयोनाइज हो जाता है। अब बेसिकली देखो मेनली क्या होता है, हम लोग एनर्जी से क्या बताते हैं? मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो माइनस साइन आता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस। यदि मैंने क्या किया, इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी बाहर से, तो क्या होगा कि वो जो ग्राउंड स्टेट है वहां से निकल के वो कहां पे पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा? तो आप देखिए E इंफिनिटी माइनस का E1 करोगे तो आएगा 0 माइनस ऑफ माइनस का 13.6, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी आपने यदि उसको दे दी तो वो इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा, मतलब एटम से मुक्त हो जाएगा, एटम से मुक्त हो जाएगा। यदि इसमें एक सिंपल सा मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, वो ये है कि भाई यदि आपके पास में ऐसा हो जाए कि टोटल एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी किसी भी एटम के लिए, फॉर एनी एटम इफ टोटल एनर्जी इज 0, टोटल एनर्जी इज 0, देन व्हाट हैपन्स? देन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अनंत दूरी पर पहुंच चुके हैं यदि किसी भी एटम के लिए टोटल एनर्जी 0 है। अच्छा, यदि नेगेटिव है तो फॉर
फॉर इतना सब नहीं लिख रहा हूं मैं, इफ एनर्जी इज नेगेटिव, इफ एनर्जी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, बाउंडेड टू न्यूक्लियस। ये पॉइंट ऑलरेडी आपने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और यदि ऐसा हो जाए कि एनर्जी आ जाए आपके पास में पॉजिटिव, इफ एनर्जी इज व्हाट, पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या होगा, एटम इज आयोनाइज्ड, एटम क्या हो चुका है, आयोनाइज्ड हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो कहां चला जाता है, गोज टू इनफाइनाइट, कहां चला जाता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब यह है मूविंग इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है, वो स्वतंत्र रूप से चल रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, मैंने अब स्क्रीन को थोड़ा सा रोक के इतना लिख लीजिए, कंटेंट काम की चीजें, इस पे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनेगा, इफ एन एटम इज हैविंग, कोई भी ऐसे दे देगा कि भैया ये गैस है, इसकी एनर्जी इतनी है, कितनी है, +10 जूल है या +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसी कुछ तो भी दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि भैया वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन उसका मूव कर रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी के साथ में। क्लियर है, ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। अब बेसिकली देखो होता क्या है, अब कहानी ये आती है कि यहां से आगे हमारे पास में एक टर्म और है बाइंडिंग एनर्जी, और पढ़ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी। एक्चुअली ये कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, देखो जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो नेगेटिव होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बेसिकली यदि मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का नेगेटिव, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आएगी। सो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन ऐसे किया गया है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मेनली देखो बात क्या हो रही है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में बाउंडेड है, मतलब बंधा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लेकिन यदि यहां पर मैंने बोला कि एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो ऑलरेडी वो दूर है। अब बेसिकली यदि एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो मैं उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि दे दूं, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं, तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, और उसी एनर्जी को हम लोगों ने बोला है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसे डिफाइन किया जा सकता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट में यहां पर कौन कौन है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, और कहां पर, टू इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट। ठीक है, प्रैक्टिकली लार्ज डिस्टेंस, थियोरेटिकली इनफाइनाइट। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। अब ये यहां पर देखो, ये जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, कोई तो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब बेसिकली हुआ क्या यहां पर, यहां से आगे एक छोटा सा हेडिंग यहां पर चालू हो रहा है। बेसिकली देखो ये लिंक है सब के सब, हमने छोटी सी एनर्जी दी तो वो एक्साइट हुआ, मैंने और एनर्जी बढ़ाई वो आयोनाइज हुआ। जो आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है बेसिकली वहीं से हम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया निकलने लगा कि भैया टोटल एनर्जी किससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। वहां पर हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी टर्मिनोलॉजी आई, यस और नो, मैंने बोला यस। अब हो क्या रहा है कि भैया जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो मिल रही हैं, किसको, एटम को, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। अब जो एनर्जी एटम को मिल रही है उस एनर्जी को कौन लेने वाला है, उस एनर्जी को लेने वाला है इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को कौन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो आप एटम का स्ट्रक्चर देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए, क्या है, न्यूक्लियस अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। यदि आपने एनर्जी दी तो वो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन खड़ा है, यहां पर न्यूक्लियस है, बाहर बीच में इलेक्ट्रॉन खड़ा है कि नहीं खड़ा है। यहां पर देखिए ये है आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बेसिकली आपने एनर्जी दी, तो ये एनर्जी कैसे दोगे, तो एनर्जी देने के लिए आपने बोला कि कोई फोटोन आया यहां से एनर्जी लेके, भैया फोटोन एनर्जी लेके आया और इन दोनों में हुई यहां पर टक्कर, इन दोनों में यहां पे क्या हुई, टक्कर। और ये टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है।
इस टक्कर में फोटोन अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अच्छा, अब इस फोटोन के पास में हो सकता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, या फिर हो सकता है उसके पास में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो सकता है उसके पास में 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या फिर हो सकता है कुछ और वैल्यू की एनर्जी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने बोला यस, कुछ भी हो सकता है। तो अब हुआ क्या कि इन दोनों के कोलिजन के फलस्वरूप इस समय हम लोगों ने माना कि ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, या हम लोग बोलते हैं के शेल। तो के शेल में ऑलरेडी इस इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी थी, इसके पास में थी यहां पर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहले से थी। अब इसमें से आपको फोटोन की जो एनर्जी अच्छी लग रही है वो एनर्जी को आप ले सकते हैं। मैंने माना कि ये जो फोटोन है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। कितने का है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है, तो उसने इतनी एनर्जी दी। यहां पर एक बात समझिए, हम लोग एक एटम कंसीडर कर रहे हैं और एक ही फोटोन कंसीडर कर रहे हैं। वास्तविकता में एक एटम को तो आप देख भी नहीं पाओगे, देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे, इसलिए वहां पे वो गैस होगी। और यहां पर एक सिंगल फोटोन को नहीं डालोगे, उतनी एनर्जी वाले बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट यही कहता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से कि भैया जो कोलिजन होता है वो एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ही होता है, वही कंसीडर यहां पर किया गया है। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन है। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली इस एनर्जी को आप एच न्यू लिख सकते हो या फिर एच सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हो। यस और नो, मैंने बोला यस। अच्छा, यहां पर एक बात देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो है ग्राउंड स्टेट में, तो इसे मैं EN1 लिख देता हूं, EN1 लिख देता हूं, N1 में है। यस और नो। तो हुआ क्या कि EN1 प्लस का ये एच सी अपॉन लैम्बडा या एच न्यू जो भी लिखना है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू EN2। मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी दोनों जुड़ी और ये अब आगे बढ़ा। अब ये आगे बढ़ा मतलब क्या हुआ कि दिस EN2 विल बी इक्वल्स टू EN1। मैंने दूसरी बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ये कितना आएगा, माइनस का 13.6 प्लस का मैंने कौन सा वाला कंसीडर किया था, मैंने कंसीडर किया था 10.2 वाला। एक काम करो, 10.2 वाला कंसीडर मत करो यार, नहीं 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 सॉरी, इसको मत लो, जो इसको मत लीजिए, इससे क्या ना थोड़ा मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने उसमें कमी हो जाएगी। मैं लेता हूं 12.75 वाला, मैं लेता हूं 12.75 वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे ज्यादा। ठीक है, तो मैंने बोला फोटोन की जो एनर्जी है वो है 12.75। तो जरा डेटा को मैं यहां पर बदल देता हूं, तो 12.75 का जब मैंने एनर्जी लिया तो एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो 13.6 और 12.75, तो यहां से 60 और यहां से बचे 25, तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास में। यस और नो, बराबर है। और यदि इस इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, ये कहां होगा, ग्राउंड स्टेट में बचा रहेगा कि ऊपर भाग जाएगा। तो ये ऊपर भाग चुका है ऑलरेडी, और कहां पहुंच गया है, माइनस 0.85 का मतलब है इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, या मैं बोलूं फोर्थ ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच चुका है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद में यहां पर रुकता है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली जरा समझाने की कोशिश करता हूं। तो डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगा तो होगा क्या, देखो ये यहां से चला यहां तक, बीच में ये लाइंस भी हैं, ठीक है। ये है आपकी n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4। तो भैया मेरा ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये यहां पर पहुंच गया। क्लियर है, यस और नो। अब एक बात बताओ, यहां पर पहुंचने के बाद में मैंने बोला ये कितनी देर के लिए रुकेगा, ये रुकेगा 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर परमानेंट रहने वाला है क्या, नहीं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं रह सकता है। उसके बाद में ये वापस लौट के आएगा, उसके बाद में ये वापस लौट के आएगा। जब ये लौट के आएगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब ये रिलीज करेगा तो इसके फलस्वरूप एक फोटोन फिर से उत्पन्न होगा, उसके फलस्वरूप फिर से फोटोन उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया सर, क्या बातें कर रहे हो, फोटोन कहां से आ गया, भैया एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, वो जाएगी फोटोन के फॉर्म में। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचने के बाद में इलेक्ट्रॉन को वापस आने के कितने तरीके हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से यहां पर कूद जाए, यस हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है
कि भैया ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां कूदे और फिर यहां से यहां कूदे, यस और नो? मैंने बोला यस, ये भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा, एक और तरीका ये हो सकता है क्या कि भैया ये पहले यहां से यहां कूदे और यहां से डायरेक्टली यहां कूद जाए? मैंने बोला यस, ये एक और तरीका हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये एक तरीका नहीं हो सकता है कि वो पहले यहां से यहां कूदे, फिर यहां से यहां कूदे और फिर यहां से यहां कूदे? यस और नो? दिस कैन ऑल्सो बी अ मेथड, यस और नो? मैंने बोला यस। तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जरा चीजों को ध्यान से समझिए। क्या हो रहा है कि ये जो मैंने पहली जो रेड लाइन यहां पर ड्रॉ करी है, ये वाली जो रेड लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। बात समझ में आई क्या? और ये वाले जो हैं इधर वाले, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यस और नो? इस बेसिस पर हमारे पास में इसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रम, इसे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है, इसमें जरा देखिए, जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसे क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जहां पर आपके पास में एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही थी, इसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, डायग्राम में अच्छा सा बनाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरे पास रेडीमेड तैयार है। यस और नो? क्लियर है ये कहानी? अच्छा, अब यहां पर एक बात और मुझे यहां पर बतानी है आप लोगों को, फिर से आ जाओ, देखो यहां पर लौट के, किधर गया वो मेरा पहला डायग्राम, मैंने कहां से चालू किया था, हाँ देखो ये रहा। तो यहां पर बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल है और उसी के अकॉर्डिंगली ये बहुत सारी जगह पर जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता है? मैंने बोला यस। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला जो बंदा था उसका नाम था बामर। उनका नाम क्या था, बामर, BALMER। तो उसने इसको ऑब्जर्व किया, और ये क्यों ऑब्जर्व कर पाया, क्योंकि ये एक विजिबल रीजन को ऑब्जर्व कर पाया। विजिबल रीजन में जो लाइट होती है उसको उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो बामर ने बोला यार ऐसा कुछ तो भी है, ऐसा कुछ तो भी है, और इसे ही स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई? अब यहां पर थोड़ी सी एक बात और देखिए, जब आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपने जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी उसके कारण एक सिंगल लाइन बनी, यस और नो? मैंने बोला यस। लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है उसमें तो अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस बनना पॉसिबल है। कौन सी बनेगी ये आपको मालूम है क्या? नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। वॉट एवर बी द कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैंने ये नहीं बोला कि यही बनेगा या यही बनेगा या यही बनेगा, ऐसा ही आएगा, कोई ऐसा बोला है क्या? मैंने कोई भी मेंशन नहीं किया है। हो सकता है ये ग्रीन वाला बने, हो सकता है ये वाला बने, हो सकता है इस तरह से बने, मतलब 3 2 2 1 अलग अलग तरीके की कंडीशन यहां पर पॉसिबल है। यस और नो? मैंने बोला यस। अब ओवरऑल यहां पर कहानी को समझिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी दिख रही हैं, यहां पर सोचिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन रही हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस को यहां पर देखिए और गिन के बताइए टोटल डिफरेंट लाइन कितनी है। तो हम देखेंगे कि देखो पॉसिबल के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, देखो एक तो ये ग्रीन वाली को, एक काम करता हूं इसको वापस से लेके आता हूं यहां पर डायग्राम में, ठीक है। मैंने बोला देखो एक तो पहली वाली तो ये बनाई थी मैंने, एक तो ये बन सकती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 हो गई, और कौन सा रह गया, ठीक है। अब लाइंस को गिनिए अलग अलग, बिल्कुल कॉपी नहीं होनी चाहिए वो लाइन फिर से। तो आपने बोला ये एक लाइन पॉसिबल दिखी मेरे को, यस, रिपीट नहीं है, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की, ये 5वें नंबर की, इसको नंबर दूंगा क्या? नहीं, गलत, क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलरेडी रिपीट है। इसको नंबर दूंगा क्या? मैंने बोला यस, इसको नंबर दूंगा 6। अच्छा, इसको 7 दूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये मेरे पास में ऑलरेडी रिपीटेड है। तो टोटल आते समय कितनी लाइन बनी? तो आते समय 6 डिफरेंट लाइंस पॉसिबल हैं, आते समय 6 डिफरेंट लाइंस पॉसिबल
हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और यहां पर जो समझने लायक है वो ये है कि जब यहां से लेकर के यहां तक आप कूद रहे हो तो 6 मैक्सिमम लाइन बन सकती है। तो सवाल ये उठता है, सर हमको तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है? यस बन सकता है। तो क्या हमें वहां पर कर करके देखना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा यार ये तो परेशानी वाली बात हो जाएगी, कर करके देखूंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा। इसके लिए क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। अच्छा, जाते समय तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो एक ही लाइन बनती है, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइन बन सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं N1 और इसे नाम देते हैं N2। इसे देखो, ये जो सबसे नीचे थी जहां पे था वो है N1 और जहां पहुंच गया वो है N2। तो इस बेसिस पर हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जिसे बोला जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला, और ये बनता है N1 माइनस का N2 इंटू N1 माइनस का N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए। अब देखो यहां पर माइनस माइनस डरने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा करके लिख लीजिए भैया, N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 प्लस का 1। ठीक है, अपॉन में 2। तो एक देखिए, एक तो ये है 1 और ये है 4। तो पुट कीजिए वैल्यूज को, तो उल्टा लिख लीजिए भैया इसको N2 माइनस N1। नहीं तो कई लोग बोलेंगे माइनस साइन का दिक्कत हो रहा है, हालांकि वो माइनस साइन हट जाएगा। तो 4 माइनस का 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो कितना आएगा? 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटोगे 2 बार, आंसर आया 6। अब किसी के लिए भी करके देख लीजिए। क्या मैंने यहां पर 6 ही लाइन निकाली थी? बिल्कुल सही बात है, 6 ही लाइन निकाली थी और वही यहां पर मेरे पास में आ भी गया है। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। अच्छा, एक बात देखो, यहां पर एक पॉइंट और बनता है, वो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स मैक्सिमम बाहर निकल सकते हैं? तो देखो क्या हो रहा है, इस डायग्राम को फिर से समझिए। देखो, यदि आपका इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा यहां पे कूदता तो कितने फोटोन निकलते थे? एक फोटोन, एक ही निकला, सीधा कूद गया। अच्छा, इस वाली सिचुएशन को देखो, इस वाली को, एक यहां पर निकला और एक यहां पर निकला, क्या 2 फोटोन निकल सकते हैं? मैंने बोला यस, इसमें 2 निकल रहे हैं। अच्छा, इस वाले को देखिए, फिर से हम लोग बात करते हैं, इस वाली कंडीशन में कितने निकाल सकते हो? तो एक यहां से निकला और एक यहां से निकला, फिर से 2 निकल सकते हैं। मैंने बोला सही बात है। और जो लास्ट वाली सिचुएशन है जहां पर देखो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, तो एक यहां निकल सकता है, एक यहां निकल सकता है और एक यहां निकल सकता है, तो 3 निकल सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल पाएंगे? वो होंगे 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि एक इलेक्ट्रॉन है, आपने एक फोटोन डाला, ध्यान से सुनिए, आपने एक एटम हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम लिया, मैंने बोला यस। सिंगल हाइड्रोजन के एटम पे एक सिंगल फोटोन डाला, मैंने बोला यस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन बनी? एक बनी। क्यों? सवाल को फिर से सुनिए, मैं यहां पर समझाता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने बोला हाइड्रोजन एटम मैंने कंसीडर किया, यस। इसको मैंने एनर्जी गिवन है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके कारण हुआ क्या कि भैया वो N1 बराबर 1 से कहां चला गया? N2 बराबर 4 में चला गया। यस और नो? मैंने बोला यस। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, इसमें लाइंस कितनी है? तो इसमें एक अकेली लाइन है। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहा होता है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जाता है, आते समय टुकड़े टुकड़ों में आता है। ठीक है, तो जाते समय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन। अच्छा, जब लौट के आ रहा है तो बन रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बन सकती हैं, वो मैंने यहां पर आपको दिखाई हुई हैं। यस और नो? अच्छा, तो आप सोचिए एक हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम पे इंसिडेंट फोटोन कितने हैं? इंसिडेंट फोटोन है इक्वल्स टू 1। अकेला फोटोन सिर्फ आया है। बात समझ में आई? अब लेकिन जब ये ऊपर पहुंचा, कौन? इलेक्ट्रॉन, कितनी देर रुका? 10⁻⁻8 सेकेंड। अब लौट के जब वापस आएगा तो उस समय सिचुएशन ये है कि भैया वो अलग अलग रास्ते ले सकता है, अलग अलग उसको पॉसिबल तरीके दिख रहे हैं, और उन पॉसिबल तरीके के हिसाब से यदि मैं देखता हूं
तो क्या सिचुएशन बनती है कि भैया पहली सिचुएशन तो ये है कि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला था। देखो ये देखो, मैं कई लोग बोल रहे हैं सर एक ही चीज को बार बार बता रहे हो, लेकिन कुछ एक पॉइंट मुझे बताना है, इसके कारण मैं इसको बार बार बता रहा हूं। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। उसके बाद हुआ ये कि भैया पहले केस में वो यहां पर आया और यहां से यहां पर आया, बस सही बात है कि नहीं? यही बात बना सकते हो आप। पहली सिचुएशन तो ऐसे नहीं बनाते हैं, पहली में तो हम लोग पूरा कुदा देते हैं उसको। यहां से कूद गया एक अकेला फोटोन, एक ही फोटोन निकला, यस और नो? क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसफर में एक ही फोटोन निकलेगा, और एक ऊपर गया तो एक लेके गया था, वापस आएगा तो एक देगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ कि यदि ऐसा ना होते हुए वो यहां से ऐसे कूदता और फिर ऐसे कूदता, तो कितने फोटोन निकलते? देखो यहां से यहां पर जब आया है, क्या है ये नंबर डाल देता हूं मैं इस पे, n इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। तो जब 4 से 2 में जंपिंग हुई है, 4 से 2 में जंपिंग हुई है, तो यहां पर ब्रेक हो गया। यहां पर क्या लग गया? एक ब्रेक लग गया, वो रुका। फिर से क्या हुआ? रुका। तो जब ये रुका तो इस प्रोसेस में ऑलरेडी उसने एक फोटोन निकाल दिया है, और बाद में इसने यहां पर रुकेगा तो क्या परमानेंट रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास में एनर्जी है। उसे खाली करके वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी में जाना चाहता है, तो इसके कारण यहां पर फिर से एक फोटोन उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। मतलब यहां पर उसने दो किए। तो एक बात बताओ, एक किया या दो किया, क्या ये आपके हाथ में है? नहीं, आपके हाथ में नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक है, वो देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि एक सिंगल एटम होता तो या तो ये बनता, देखो मैं क्या बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, या तो ये वाली सिचुएशन आ रही होती या फिर ये वाली आ रही होती। दोनों एक ही बार में आ सकती हैं क्या? दोनों एक बार में नहीं आ सकती हैं, यदि एक अकेला हाइड्रोजन का एटम है तो। बात समझ में आ रही है? बहुत ही गहराई वाली बात यहां पर निकल के आएगी। अच्छा, तीसरी बार में मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि भैया पहले यहां से यहीं पे कूदा और बाद में यहां से यहां पर कूदा। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में भी तो देखो यहां पर ब्रेक लग गया, एक फोटोन यहीं निकल गया और एक फोटोन यहां पे निकला, तो टोटल इस बार भी दो ही फोटोन निकाल पा रहा है। वो फोटोन कितने निकाल पा रहा है? दो ही निकाल पा रहा है, यस और नो? और जो आपकी लास्ट वाली सिचुएशन है जिसमें आप बोल रहे हो कि भैया एक यहां से यहां पर, एक यहां से यहां पर और एक यहां से यहां पर, तो ये ब्रेक लेते हुए आया, तो इस बार उसने तीन फोटोन निकाली। ये बात सही है, यस और नो? तो एक अकेला हाइड्रोजन का एटम है और उस पे आपने फोटोन कितने गिराए थे? एक गिराया, लेकिन बदले में या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे, वो तो डिपेंड करेगा। वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक है। आपको मालूम है, हमको तो थी राहें चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता। वो अपनी राह खुद बनाएगा, वो आपके सुनने से नहीं मानेगा, तो वो कैसे भी आ सकता है, वो कैसे भी आ सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो हो सकता है एक बार में ही कूद जाए, हो सकता है दो बार में कूदे, दो बार में भी कूदने के दो तरीके, और हो सकता है वो टुकड़ों टुकड़ों में कूदे और तीन कूदे। तो आया एक फोटोन और निकले तीन फोटोन। इसीलिए आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर में एक बात लिखी गई है, वो लिखी गई है कि फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स में रिमेन कंजर्व और नॉट। कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसका कारण क्या है कि भैया जब आया एक फोटोन गिरा था और बदले में एक फोटोन निकाला, तो वो फोटोन कंजर्व रह गए। पहले जितने थे बाद में उतने ही हैं। लेकिन यदि दो निकले या तीन निकले तो फोटोन कंजर्वेशन कहां बचा? आया तो एक ही था, लेकिन बदले में तीन भी मिल गए, तो दो एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? कई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है कि सर जी वो कंजर्वेशन तो सब जगह होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन तो फेल हो जाता है हमारा। आपके मन में सवाल आया था कि नहीं आया था? जब ड्यूअल नेचर पढ़ रहे थे, फोटोन कंजर्वेशन नहीं है, वहां पे लिखा था मे और मे नॉट बी कंजर्व, नंबर ऑफ फोटोन्स मे और मे नॉट बी रिमेन कंजर्व। जब ये बात लिखी हुई थी तो आप लोगों के मन में डाउट आया था कि नहीं आया था कि सर जी आप तो एक बात बताओ कि भैया इतनी एनर्जी दी। मैंने बोला सही बात है, इतनी एनर्जी दी मतलब इतने फोटोन आके टकराए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इतनी नंबर ऑफ फोटोन्स आके टकराए। अब एक बात बताओ, अब आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ फोटोन्स मे रिमेन अनकंजर्व, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेट हो गया। तो मैंने बोला नहीं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कभी नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कभी वायलेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया एक दो तीन, वो तो डिपेंड कर रहा है, वो टुकड़ों टुकड़ों में आया है, मतलब उसने छोटे छोटे एनर्जी वाले फोटोन रिलीज किए हैं, नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो गए। बात समझ में आई? बट टोटल एनर्जी अभी भी उतनी ही रिलीज होगी जितनी पहली हुई है। बस अब जो फोटोन निकले उनकी एनर्जी पहले की तुलना में कम है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए ना। बात समझ में आई? तो फोटोन कंजर्वेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, ये कहानी मैं समझा रहा हूं आपको, किस पे समझा रहा हूं? किस पे समझा रहा हूं? कई लोग बोलेंगे सर व्हाइट स्क्रीन पे समझा रहे हो। अबे भैया मैं ये बोल रहा हूं, हाइड्रोजन का अकेला एटम पे आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे क्या?
नहीं, आप लोगे हाइड्रोजन की गैस, और एक गैस लोगे, यदि मान के चलो आपने 1 ग्राम गैस ली हाइड्रोजन की, तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, बहुत ही कम एटम होंगे, है ना। केमिस्ट्री है भैया, एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है कि नहीं सुना है, वही है 6.023 इंटू 10⁻23, वही नंबर की मैं बात दोहरा रहा हूं यहां पर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के अंदर में 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, और यदि मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन ली है तो 2 ग्राम के अंदर में 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, और यदि मैं बोलूं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस मेरे पास में है तो उसमें 2 इंटू 6 मतलब 12.046 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। कहानी वही है, पर यहां पर अब आप केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से चले जाओगे तो आप बोलोगे सर जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में तो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए। यस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम लोगों को यहां पर नहीं पढ़नी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास में तो ऑलरेडी जो गैस है वो एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन के एटम ही मेरे पास में, मैं उसी पे स्टडी कर रहा हूं। और यदि क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ भी है और आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब भी हाइड्रोजन का एटम ही रहने वाला है। वो बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? कई लोगों को लगे होंगे अभी बाउंसर तगड़े वाले, बहुत तगड़े तगड़े वाले बाउंसर लगे होंगे। यस, मैंने सही बोला कि गलत बोला? बताओ फटाफट। मैंने एनर्जी बहुत खर्ची की है भैया, और ये एनर्जी कंजर्व है क्या? एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। ये एनर्जी कहां से आई? मैं कुछ खा पी के आया हूं पहले से, ठीक है, तब मैं पढ़ा पा रहा हूं। और ये देखो पसीना दिख रहा है क्या हाथ पे? नहीं दिख रहा होगा। तो एनर्जी खर्च हो रही है, वो कहीं ना कहीं जा रही है, कहीं ना कहीं जा रही है कि नहीं जा रही है? यस, जा रही है। ओके, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आगे चल के आप पढ़ोगे वैसे एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन से ज़्यादा जो मेन है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब ये है कि भैया आगे चल के आप पढ़ोगे, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो, कि भैया एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, मास और एनर्जी कंजर्व रहती है, जो आइंस्टाइन सर ने दी हुई इक्वेशन है E बराबर mc²। बहुत ही अच्छी सी इक्वेशन है, वो बोलता है कि हम लोग एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मास खर्च होगा तो उसकी एनर्जी बनेगी, और एनर्जी खर्च होगी तो उससे हम लोग मास बना सकते हैं। अब वो हम सकते हैं बस लिख रहे हैं, सृष्टि में ये सारी चीजें हो रही होती हैं। कई लोग बोलेंगे सृष्टि कौन है सर? आई डोंट नो। सृष्टि मतलब मैं बोल रहा हूं क्या बोलते हैं अपने सराउंडिंग को? नेचर। नेचर की बात चल रही है यहां पे। अभी किसी का नाम यदि सृष्टि होगा तो वो बोलेगा, वो अपना नाम इंग्लिश में नेचर नहीं मत लिखने लग जाना भैया, उस स्पेलिंग के हिसाब से लिखनी पड़ती है। चलो हम लोग थोड़ी टाइम पास वाली बातों पे ज्यादा आ गए क्या? ओके, अब मैं बात करता हूं। मैंने आपको एक नाम बताया था बीच में, याद है? बामर, बामर करके बोला था। तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? उसका नाम है भैया बामर। उसका नाम है भैया बामर। मैंने बोला वेरी गुड, बामर अच्छा नाम है। स्पेलिंग है BALMER, BALMER। मैंने सही बोली थी ना पहले भी? मे बी, लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस लिख देता हूं। स्पेलिंग आती है मुझे, याद करके आया हूं मैं। बामर। तो ये बामर ने सबसे पहले स्पेक्ट्रम को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। हो सकता है मैंने एक आध दो बार बीच में एब्जॉर्व वर्ड बोल दिया हुआ, तो इतना टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। बामर, ठीक है। अब बामर ने ये करने के बाद में, उसके बाद में और भी कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें करी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है, कि भैया ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है तो ये हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि क्या स्पेक्ट्रम की कहानी है, कैसे है, क्या है? तो मैंने बोला कि आप जानते हैं, यदि मैं लिखता हूं EN1 बराबर आएगा -13.6 Z² बाई N²। क्या मैंने सही लिखा है? मैंने बोला सही लिखा है। मैंने माना N1 जो है वो लोअर स्टेट है, और EN2 जो आएगी वो आएगी मेरे पास में -13.6 इंटू Z² बाई N²। मैंने यहां N1 आएगा और यहां पर N2 का स्क्वायर आएगा। ये बात सही है कि नहीं? तो मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब इन दो ऑर्बिट के बीच में, N1 और N2 ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा डेल्टा E बराबर EN2 माइनस EN1। और जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -13.6 Z² आएगा कॉमन, ये आएगा 1 बाई, मैं एक काम करता हूं पहले लिख लेता हूं पूरी वैल्यू,
अपॉन n1 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? फॉर्मूला वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है? मैंने बोला वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ई बराबर आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन। अच्छा देखो, मैंने en2 माइनस en1 लिखा था, अच्छा मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये क्या कर रहे हो आप। देखो en2 है तो ये en2 आएगा, और ये en1 है तो ये en1 आएगा, क्योंकि en2 माइनस en1 हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट वही आप देखते हो। तो ये ऐसा हुआ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर देखो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी डिफरेंस के क्या निकलेंगे? फोटोन। और आप जानते हैं एनर्जी ऑफ, देखो ये होगी एनर्जी ऑफ, सॉरी दिस इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ, एनर्जी डिफरेंस ऑफ क्या है ये? ऑर्बिट्स। कई लोग है ना बीच बीच में सोचते होंगे ना, सर ये क्या है, ये क्या है, क्यों बोलते हैं बीच में। एक्चुअली होता है ये कि मैं वर्ड्स भूल गया, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट्स। और दूसरी बात जो मैंने इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के समझाई थी, वो ये थी कि भैया यही होगी आपकी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स भी होंगी। क्योंकि देखो मैंने जो एग्जांपल समझाया वो तो 1 से 4 पे समझाया, पर बीच में भी तो बहुत सारी सिचुएशन बन रही हैं। अरे बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो तो होती है एच न्यू के बराबर होती है, यस और नो। या मैं इसे लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्बडा के बराबर लिख सकता हूं, यस और नो। तो मैंने बोला यस, कुछ भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब डेल्टा ई मेरे पास जो आएगा वो इतना ही आना चाहिए, यस और नो। तो मैंने बोला यस, सही बात है। तो अब जरा हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको कहानी करेंगे तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए। हां, वो ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला इन nth ऑर्बिट होता कितना है, तो वो आता है m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, सही है। और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया था, यस और नो। मैंने बोला यस। अच्छा, मैंने यहां पर क्या किया था? सी और एच से मल्टीप्लाई भी किया हुआ था, यस और नो। तो मैंने बोला यस, सी और एच से मैंने मल्टीप्लाई किया था, और जब ऐसा किया था तो ऊपर में सी एच और नीचे में सी एच आया था मेरे। ठीक है, मैं कर पाऊंगा इतनी देर में, चलो ठीक है। तो यहां पर आप जरा देखिए क्या हो जाएगा। तो इस CH को मैं इसके अंदर में डाल लेता हूं, CH को यहां पर डाल लेता हूं, तो En बराबर जो आ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, क्योंकि देखो एग्जैक्टली मैं नहीं तो पता लगा गड़बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, लेकिन यहां तक मैं पहुंचा तो देता हूं। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब, सही लिखा है यहां तक, बिल्कुल सही लिखा है। और ये है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने बोला यस, सही बात है, क्लियर है। अब यहां पर आप एक बात रिकॉल करिए, और कुछ रह गया यार, कुछ तो भी रह गया, वो है ऊपर में CH रह गया, ऊपर का CH रह गया है। अच्छा, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी थी इसको आप याद होगा, आपने इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला था, मैंने बोला यस, सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि En बराबर आपके पास में RCH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया हुआ था, यस और नो। तो मैंने बोला यस, सही बात है। अब इस फॉर्मूले पे वापस आ जाओ, किधर गया वो फॉर्मूला एनर्जी डिफरेंस वाला? अच्छा, मैंने यहां पे निकाला हुआ है। तो देखो ये जो डेल्टा ई है वो है आपका एच सी अपॉन लैम्बडा वाला ही फॉर्मूला है, यस और नो। मैंने बोला यस। और डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है वो इसी प्रकार से आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से लिखते हैं एक बार और। तो एक बार और लिखूंगा, तो बताओ En1 कितना आएगा, En1 कितना आएगा, और En2 कितना आएगा? क्या मैं लिख सकता हूं? अच्छा, इसमें माइनस साइन नहीं लगाया है मैंने, माइनस साइन लगा लो, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर कल तो माइनस साइन सिखाया था, अब नहीं लगा रहे हो। मैं बोलूंगा यार ऐसी बात नहीं है, वो लगाना भूल गया और कुछ नहीं है। अच्छा, En2 कितना आएगा? मैं इतनी कंजूसी क्यों कर रहा हूं? En2 कितना आएगा? तो ये आएगा माइनस का RCH जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पहले तो इतना देखो, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब मैंने निकाला था डेल्टा ई बराबर का, ओके, अब मैं निकालता हूं
डेल्टा ई बराबर का ये आएगा माइनस का को आएगा, सब खत्म हो जाएगा ना, तो ये आएगा En2 माइनस En1 करना है, En2 माइनस का En1 करना है। देखो क्या होता है ना, कई बार है ना स्लाइड्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है मेरा टच होने के कारण, तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर अचानक से यहां पहुंच गए और मैं देखा लिखने लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं बोला चलो ठीक है। तो अब देखो En2 पुट करोगे तो माइनस का RCH, फिर से मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने लिखा माइनस का RCH जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस RCH जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा RCH जेड स्क्वायर कॉमन 1/N1 स्क्वायर माइनस का 1/N2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया क्या? देखो ये सेम चीज चल रही है, ये ऑलरेडी आप फॉर्मूला सीख चुके हो En का, उसी को फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया है। कई लोगों को हो सकता था कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने वापस रिकॉल करके लिखा है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। En का फॉर्मूला माइनस RCH जेड स्क्वायर बाई N स्क्वायर आपको आता है, और RCH की वैल्यू याद होगा -13.6 के बराबर बताई हुई है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को बताई हुई है। रिडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है? 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, या मीटर इनवर्स बोलते हैं उसको। मैंने बोला 1.097 को हो सकता है 1.09 लिखे या 1.1 इंटू 10⁻7 लिखे, कुछ भी लिख सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। ये बात समझ में आई है? अच्छा, डेल्टा ई बराबर क्या था? ये था एनर्जी डिफरेंस, और इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर निकलते हैं आपके फोटॉन्स। तो आप लिख दीजिए यहां पर, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आएगा HC अपॉन लैम्बडा बराबर RCH जेड स्क्वायर, सही लिख चल रहा है? यस। और ये आएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, CH कैंसल। सो यहां से आपके पास में बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू R, और जेड स्क्वायर क्यों भूल रहा हूं मैं, जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस का 1/N2 का स्क्वायर, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, जेड एटॉमिक नंबर है, N1 और N2 क्या है? ऑर्बिट के नंबर। N1 कौन सा वाला है? नीचे वाला। N2 कौन सा वाला है? ऊपर वाला। ठीक है, तो N1 से N2 में जा रहा है, या N2 से नीचे N1 में आ रहा है। तो N1 से N2 जा रहा है मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और ऊपर से नीचे कूद के आ रहा है तो एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। और यहां पर आपसे पूछी जाती है वेवलेंथ, यहां पर आपसे पूछी जाती है वेवलेंथ। तो वो वेवलेंथ जो निकलती हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में निकाली। देखो ये अलग अलग फोटोन की वेवलेंथ निकलेंगी भैया। देखो ये जो ब्लू वाली है इसकी कुछ आएगी, 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 इसकी, सॉरी ये कहां बना दिया इस पे काम, ये कुछ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने बाद में और कैलकुलेशन इसमें देखा, और हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसने ऑब्जर्व किया? तो ये फॉर्मूला देने वाले भाई साहब का नाम था बामर। लेकिन ये था, इन्होंने जो देखा था, ये फॉर्मूला जो कुछ बनाया वो सब कुछ किया, तो उनको ये मिला विजिबल सीरीज में। ठीक है, लेकिन बाद में और भी साइंटिस्ट आए जिनके नाम थे लाइमन, फिर बामर, फिर ब्रैकेट, पाश्चन, फुंड। लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पाश्चन, फुंड, सही है ना? यस सही है। और इस बेसिस पर हमारे पास में आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि कुछ इस प्रकार से कलरफुल होता है। तो बामर ने ऑब्जर्व किया, क्यों किया? क्योंकि देखो ये होता है विजिबल रीजन में। ठीक है, सो बामर जो है उनके लिए यहां पर देख लीजिए कौन सा कलर मैं यूज करूं, जो, हाँ ठीक है, यहां पर दिख रहा है, नीचे नीचे यहां पर देखो सब कुछ दिख रहा है आपको। तो देखो ये लाइमन की सीरीज है जो अल्ट्रा वायलेट में होती है, बामर भाई साहब की विजिबल रीजन में है, पाश्चन नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड की दो अलग अलग, इंफ्रारेड यहां से यहां तक चल रहा है तो इंफ्रारेड पे एक साइड में पाश्चन है, फिर ब्रैकेट है, और फिर फुंड भी है। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताई, और देखो ये आपका विजिबल रीजन यहां पर है। तो अभी हम लोगों को लाइमन के लिए, बामर के लिए, पाश्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए और फुंड के लिए, सबके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। बेसिकली जो भी मैं कराऊंगा वो सब न्यूमेरिकल्स ही होंगे, कुछ नया नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो दिख रहा है, तो बामर भाई साहब ने देखो ये इतना वाला ऑब्जर्व किया, ठीक है, बामर भाई साहब ने ये वाला बना दिया, और उसके बाद में लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये अलग अलग सीरीज हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर में। लेकिन आज के लेक्चर में हमें समय सीमा ये परमिशन नहीं दे रही है कि मैं और इसका सबका वेवलेंथ कैलकुलेट करूं। लेकिन अब आपका काम है, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। लाइमन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन आपका कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट में कूदता है,
बामर तब बनती है जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदे लेकिन सेकंड में कूदे। पाश्चन सीरीज तब बनती है जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड स्टेट में कूदे, थर्ड ऑर्बिट में कूदे। ब्रैकेट सीरीज तब बनती है जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फोर्थ ऑर्बिट में कूदे। और फुंड सीरीज तब बनती है जब आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करे। तो ये सीरीज बनेंगी जिसका हम लोगों को एनालिसिस अभी करना बाकी है। सो आज के लेक्चर में बहुत सारी थियरी थी, यस बहुत सारी थियरी थी, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, यस। अब इस पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए सवाल बनेंगे। ये लाइमन बामर पे डायरेक्ट नाम लेके क्वेश्चन बनेगा जिसे हम लोग आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। लेकिन हम लोगों ने आज क्या कहां से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी which is required to excite the electron, or we can say the to transfer the electron from lower energy level to higher energy level। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। और मैं बोलूंगा कि भैया कि ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम, दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी है वो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम देखा। मैंने एक बात और बताई कि भैया कि फोटोन कंजर्वेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में आते आते हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस पर तो पहुंच गए लेकिन इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, लेकिन बचा क्या है? इसकी न्यूमेरिकल। बेसिकली जो न्यूमेरिकल है वो सीरीज पर ही डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है। बहुत सारा डेटा यहां पर फिर से आपको बन के आने वाला है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए